नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का विशेष शो। आप देख रहा है इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की हुंकार से गूंज बढ़ती चली जा रही है। छात्रों के नारे, उनका विरोध प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। प्रदर्शन की आग 15वें दिन भी ठंडी नहीं पड़ी है। दो बार मुलाकात हो चुकी है। सरकार छात्रों को सुन रही है, वो सरकार जो अब तक चुप थी। पिछले 2 दिन से छात्रों से बातचीत की जा रही है, उनकी मांगों को लिखित में लिया जा रहा है, एक्शन का भरोसा दिया जा रहा है, भरोसे की थपकियां दी जा चुकी हैं, लेकिन बात फाइनल मुकाम तक अभी भी नहीं पहुंची है। इन सब के बीच कॉकरोच जनता पार्टी भी स्टेडियम पहुंच गई है। उसने भी छात्रों के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ऐलान कर दिया है। सवाल ये उठता है कि अब ये आगे होगा क्या इस पूरे मामले में। छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। तीन 336 से ज्यादा घंटे या कहें 14 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी भी 15वें दिन आंदोलन वैसे ही जारी है जैसा पहले दिन। उम्मीद लगाई जा रही थी कि 7 अगस्त की रात तक जो भरोसा सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से मिला है, उसके बाद छात्रों के अनशन पर बात बहुत जल्दी बन जाएगी। क्या हुआ? आखिर बातचीत किस मोड़ तक पहुंची, आपको ये बताएं। उससे पहले आपको छात्र आंदोलन में आज भड़के विरोध प्रदर्शन को भी देखना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ बीजेपी की छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजामों के जरिए उन्हें रोक दिया। इस दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में खूब धक्का मुक्की। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग उठाई। छात्र खासे भड़के हुए नजर आ रहे थे। हम लोग को नौकरी चाहिए था। जितना भी हम लोग एग्जाम का पेपर लिखते हैं सबका लीक होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। जो झारखंड है उसमें जितना मुख्यमंत्री रहा सब जिम्मेदार है। झारखंड का युवा को कौन समझा? पढ़ के क्या फायदा जब हमें नौकरी ही नहीं मिल रही है। तो आप इसी के लिए आए? मुद्दा नहीं है सर, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत भी इतनी गंदी है कि क्या बताऊँ मैं। क्यों उनके पास फंड नहीं है? यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, सारे पढ़ लिख ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं एडमिशन लिए हैं ऐसे कॉलेज में कि हाँ स्कॉलरशिप आएगा तो वी विल जस्ट मैनेज दैट। स्कॉलरशिप भी हमारा नहीं दिया जाता है हमेशा टाइम पे। अभी भी हम लोग भरे हुए हैं, लेकिन अभी तक कॉलेज से सिर्फ योजना नहीं चाहिए हम लोग को। 2500 का लॉलीपॉप नहीं लगाइए। एक तरफ स्टेडियम में बैठे छात्र हैं तो दूसरी तरफ अलग अलग छात्र संगठनों की यलगार भी सरकार पर दबाव बढ़ा रही है। हालांकि सरकार लगातार बातचीत कर रही है। इसी कड़ी में 7 अगस्त की रात को छात्रों के एक दल ने सरकार से मुलाकात की थी, जिसमें सरकार के 4 मंत्री शामिल थे। एक तरफ था 10 छात्रों का दल और दूसरी तरफ सरकार के 4 मंत्री दीपिका पांडे, चमरा लेंडा, सुदिव्य कुमार और संजय पासवान। ये उसी समय की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर 8 अगस्त दोपहर की है, जब छात्रों का दूसरा गुट, जिसकी अगुवाई देवेंद्र महतो ने की, इन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में जाकर सरकार के नुमाइंदों से बात की। कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, लेकिन अभी तक बातचीत का नतीजा नहीं निकल पाया। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र इकाई का 5 डिमांड है राज्य सरकार से कि 14वीं जेपीएससी जो है उसकी पीटी को जो है इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें जो अनियमितताएं सामने आई हैं उनको देखते हुए तत्काल सरकार इसे रद्द करे। इसके साथ ही साथ जो 2023-25 जो बैकलॉग की जो भर्ती परीक्षा हुई है उसे भी रद्द किया जाए। कुल मिलाकर 2 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। सवाल जवाब हुए, भरोसा दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया कि अगर बातें नहीं मानी गई तो 10 अगस्त से बड़ा प्रदर्शन होगा। इस बीच सरकार ने एक ईमेल एड्रेस जारी किया है जिस पर छात्रों की राय मांगी गई। पहले से तय हुआ है, ये गवर्नमेंट का अगर हमारी बातों को मान लेती है
तो हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ेगा। हम लोग उड़ के लाइब्रेरी में जाएंगे और नहीं मानेंगे तो लाखों की संख्या में छात्र विधानसभा मार्च करें। जिस तरह से झारखंड में शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण, केंद्रीकरण किया जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा को बेहतर मानसिकता को आप लोग मांगे तो सब उठा रहे हैं, लेकिन सरकार से बातचीत का एक रास्ता भी तो खुला है, बात हो रही है। तो आप थोड़ा शांति से कुछ इंतजार करेंगे या आपको भरोसा नहीं है? देखिए, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे हमें भरोसा है। क्या उम्मीद है बातचीत से? आपको लग रहा है कि कुछ एक निष्कर्ष निकलेगा, कोई बीच का रास्ता निकलेगा? वो तो हम लोग का प्रेशर ग्रुप पे डिपेंड करता है और स्टूडेंट लोग आ ही रहे हैं तो जरूर निष्कर्ष निकलेगा और प्रयास करते रहेंगे जब तक सरकार बातें ना मानेंगे तब तक प्रयास। कल रात की बातचीत से क्या उम्मीद है आपको? कल रात की बातचीत उम्मीद तो है, जरूर कुछ ना कुछ होगा। अगर नहीं हो, एक और गुट गया है बात करने के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि इससे कुछ हल की दिशा में चीजें जा रही हैं? सफलता तो मिलने के चांस है। अगर सीबीआई जांच के लिए सरकार नहीं मानती है तो छात्रों का अगला कदम क्या होगा? आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा कब तक? जब तक नहीं मानेगी तब तक। हर तरह की निष्कर्ष के लिए आप तैयार हैं। परीक्षाओं को लेकर, शिक्षा सुधार को लेकर चाहे जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, अब आज जो तस्वीर हम यहाँ झारखंड में देख रहे हैं, कम से कम देश में एक चर्चा छिड़ी है। लोग स्टूडेंट्स पर बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि बेशक देर से हुआ लेकिन हुआ, कम से कम इस पर बात हुई? ये तो देखिए, जंतर मंतर का आंदोलन तो एक रास्ता था, उसी से शिक्षा सुधार के लिए बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग भी आज बोलने के लिए तत्पर हुए कि मेरे शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज उसी का नतीजा है कि हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं। रात की बैठक में शामिल मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि छात्रों ने अपनी मांगे विस्तार से रखी है। कुछ मुद्दों पर लिखित प्रस्ताव मांगा गया है और सरकार जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करे। लिखित हम लोगों को अपना पक्ष देने वाले हैं, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वो आता है फिर आगे बातें बढ़ेंगी। उनकी जो मांगे थी मैम, वो मेजर क्या थी? मतलब जो उनकी सबसे अहम मांग है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। जो वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने भी वो तमाम बातें हैं, वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, वो रिफॉर्म्स चाहते हैं मोस्टली। तो वो उनकी बातें जायज़ हैं, उस पर सरकार गंभीर भी है। एक तो वो बोलते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और दूसरा जो है वो उनका मांग है कि वो 14वीं जो जीपीएससी की जो परीक्षा है वो कैंसिल। उनकी इन सभी बातों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है। कुछ और उनका डॉक्यूमेंट्स है जो आने वाला है, वो आ जाता है तो फिर सरकार इस पर निर्णय लेगी। छात्रों के हमले से जूझ रही झारखंड शिक्षा विभाग को टीईटी परीक्षा के नाम पर भी बड़ा झटका मिला है। हाई कोर्ट ने झारखंड शिक्षा विभाग के सचिव को शो कॉज नोटिस जारी किया है। पूछा है, कोर्ट के आदेश के बावजूद परीक्षा क्यों नहीं? टीईटी परीक्षा पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। 9 साल से टीईटी परीक्षा में देरी पर सख्ती जताई है। आदेश के बावजूद पूछा गया है कि आखिर परीक्षा क्यों नहीं? शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह को ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सचिव से पूछा है कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना का आरोप क्यों तय नहीं किया जाना चाहिए। छात्र प्रदर्शन पर डटे हुए, बात आगे बढ़ रही। उम्मीद करते हैं छात्रों को न्याय मिलेगा। रांची से मीनाक्षी कांडवाल, प्रभाकर कुमार और हरिवंश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात रांची में चल रहे छात्र प्रदर्शन में उभरे आंतरिक विवाद पर हो रही है। रांची में छात्रों का एक गुट नहीं बल्कि 2 धड़े प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों अलग अलग सरकार से बात कर रहे हैं। आखिर प्रदर्शन में 2 धड़े कहां से आ गई? क्या ये पहले से ही थे या फिर बाद में विवाद हो गया? इन सब के बीच सवालों के घेरे में देवेंद्र महतो क्यों बने हुए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। 2 गुट होने की सबसे बड़ी तस्वीर आपके सामने है। एक वो छात्र दल जिसने 7 अगस्त को सरकार के नुमाइंदों से बात की थी, जिनका नाम है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, और दूसरा दल जिसने 8 अगस्त को सुबह सरकार के मंत्रियों से बात की, जिसका नेतृत्व देवेंद्र महतो कर रहे हैं। उसका नाम है जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच। आंदोलन की शुरुआत 5 जुलाई को 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद हुई, जिसके बाद विभिन्न छात्र संगठनों ने 25 जुलाई से आंदोलन शुरू किया। 29 जुलाई को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्र स्टेडियम पहुंचे और प्रदर्शन शुरू हुआ, जबकि देवेंद्र महतो गुट
2 अगस्त को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के साथ धरने पर बैठ गया। दोनों की मांग एक है कि छात्रों के साथ न्याय को जेपीएससी परीक्षा रद्द हो। लेकिन विवाद क्या है? गैर राजनीतिक अभ्यर्थियों और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े प्रतिनिधियों का आरोप है कि आंदोलन की शुरुआत सामान्य छात्रों ने बिना किसी राजनीतिक बैनर के की थी। लेकिन देवेंद्र महतो और उनकी टीम ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं यानी जेएलकेएम पार्टी के बैनर तले मीडिया और आंदोलन का पूरा फोकस अपने ऊपर केंद्रित कर लिया। छात्रों ने देवेंद्र महतो पर सत्ताधारी जेएमएम से सांठगांठ के आरोप लगाए। कहा गया कि गुट का रुख नरम है और सिर्फ सुझाव देने और कमेटी बनाने पर राजी हो रहा है, जबकि छात्रों की मांग 14वीं जेपीएससी परीक्षा का पूर्ण रद्द होना, भर्ती एजेंसी टीडीपीएल पर बैन और सीबीआई जांच की स्पष्ट लिखित घोषणा है। दूसरी तरफ देवेंद्र नाथ महतो और उनके सहयोगियों का कहना है कि वो किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए नहीं बल्कि छात्रों की आवाज उठाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देवेंद्र समर्थकों का कहना है कि वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही धरने पर हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत का हवाला देकर कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह पारदर्शी है। इन विवादों के बीच अच्छी बात यह है कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई सकारात्मक हल निकलेगा ताकि वर्षों से सब कुछ भूलकर छोड़कर तैयारी कर रहे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। मीनाक्षी कांडवाल और प्रभाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि दिल्ली दौरे पर हैं। आज सुबह मेरठ में थे, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण तस्वीर है। पीएम आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फरवरी के महीने में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, लाजमी है इस पर भी चर्चा होगी। आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवा और खासकर जेनजी के लिए सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ देश के उज्जवल भविष्य और युवाओं की सफलता के बारे में बताया, वहीं दूसरी तरफ उनका मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। आप भी देखिए। मौका था देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली में छात्रों के दीक्षांत समारोह का, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने मेडल जीतने वाले छात्रों को बधाई दी, लेकिन इसी बीच उन्होंने देश की बेटियों और वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक बेहद जरूरी और गंभीर बात भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि अगर मेडल जीतने वालों में कुछ और बेटियां भी होती तो और भी अच्छा होता। आज कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने छात्रों से कहा, आप लोगों के मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं,
लेकिन कुछ तो चलता होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी तस्वीर होगी। हर किसी का सपना अलग है, लेकिन इन सब के बाद भी एक एहसास है जो आप सबके मन में एक जैसा होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा, कई साथी अपने पहले स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे, किसी ने अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लक्ष्य बनाया होगा। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है, लेकिन इन सब के बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा। विदाई के इस पड़ाव पर प्रधानमंत्री ने छात्रों को उनके भविष्य के लिए गुरु मंत्र भी दिया। उन्होंने सभी ग्रेजुएट से कहा कि कैंपस की ये यादें आपके दोस्त, मेंटर्स और सपोर्ट स्टाफ आपकी असली पूंजी यानी एसेट्स हैं। भविष्य की भागदौड़ में इन्हें कभी मत भूलना और कैंपस छोड़ने से पहले हर एक सदस्य से मिलकर जरूर जाना। इन सब के लिए थैंकफुल होंगे और इसलिए इन्हें एक एसेट के तौर पर यहां से लेकर के निकलना, भूल मत जाना, छोड़ मत जाना, साथ ले जाना। मेरा सुझाव होगा कि जाते जाते यहां के हर सदस्य मिलकर के जाइए। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी छात्रों को कई संदेश दिए, उन्हें गुरु मंत्र दिए और मजाकिया अंदाज के साथ उन्हें हंसाया भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बॉलीवुड का एक बड़ा मशहूर गाना था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, इसलिए जब भी आप अपना कॉलेज छोड़ें बतौर छात्र सबसे मिलकर जाएं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कह रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति की, जिसके खिलाफ विपक्ष ने एक सुर में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी तक सब सरकार को घेरने में जुटे हैं और अब यह सियासी घमासान और भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि E20 को सियासी दलों ने विरोध का पेट्रोल बनाने की तैयारी कर ली है। इस वक्त महासंग्राम छिड़ा हुआ है केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति पर। विपक्ष लगातार इस नीति पर सवाल उठाते हुए दावा कर रहा है कि गाड़ी में डाले जाने वाले E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, माइलेज घट रहा है। तरह तरह के आरोप लगाकर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर फिर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। दिस is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. राहुल गांधी के इस हमले के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी इस नीति को जनता से ठगी करार दिया है। आपने देशव्यापी टाउन हॉल बैठकों की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार बिना किसी ठोस वैज्ञानिक अध्ययन के जबरन E20 पेट्रोल सप्लाई कर रही है। इस घमासान में समाजवादी पार्टी भी कूद गई है। सपा का भी आरोप है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों के पुर्जे गल रहे हैं और माइलेज कम होने से जनता पर दोहरी आर्थिक मार पड़ रही है। आज जिस प्रकार से E20 के ऊपर सवाल उठे हैं, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। सरकार एक व्हाइट पेपर इश्यू करे, एक श्वेत पत्र दे, जिसमें ये बताए कि उसने E20 क्यों स्टार्ट किया है,
E20 स्टार्ट करने से पहले सरकार की क्या पॉलिसी है और आगे का फ्यूचर ट्रेंड क्या है। अगर अपने लोगों के लिए, जिनके लिए आपने ये सुविधा दी है या पॉलिसी बनाई है, उनको ही नहीं पता है तो ये पॉलिसी अच्छी हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के इन तीखे हमलों पर तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि E20 कार से देश के किसानों का फायदा होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन राहुल गांधी को इससे परेशानी हो रही है। दुनिया से हम तेल पे निर्भर रहते थे, अब वो निर्भरता हमारी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब दुनिया के जो तेलों के मालिक हैं, तेल कंपनियां हैं, उनके प्रतिनिधि हैं राहुल गांधी। उनको चिंता हो रही है कि अरे राम, जो तेल कंपनियां हैं अब उनका तो बिजनेस कम हो जाएगा क्योंकि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। एथेनॉल बनाने में 80% जो लाभ होने वाला है देश के किसानों को। साफ है कि E20 का ये मुद्दा अब देश की राजनीति में हावी होता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे जनता की जेब पर डाका बताकर विरोध कर रहा है, वहीं सरकार इसे अपनी ग्रीन एनर्जी नीति की बड़ी कामयाबी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन सियासत की बिसात पर मोहरे सजनी शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अब एक ऐसा दांव चला है जो सिर्फ प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। राज्य के बड़े अधिकारियों को स्कूलों में भेजकर सीधे छात्रों से संवाद की तैयारी की जा रही है, उनके करियर संवारने की दिशा देने की तैयारी की जा रही है। सवाल ये है कि क्या इसके जरिए योगी सरकार 2027 से पहले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक यानी युवाओं को और जेनजी को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। – 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन योगी सरकार प्रदेश की सबसे युवा फोर्स यानी जेनजी को साधने में अभी से जुट गई है। उसी मिशन के तौर पर योगी सरकार के ताजा फरमान को देखा जा रहा है, जिसमें IAS, IPS और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ फाइलें अब चेक नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था का जिम्मा ही नहीं संभालेंगे, बल्कि अब उन्हें युवाओं से भी संवाद करना होगा, उनसे बात करनी होगी, क्लासरूम तक जाना होगा। योजना सीधी दिखती है, जिसका असर दूर तक हो सकता है, जिसके मुताबिक हर महीने की 5 तारीख तक जिलाधिकारियों को रोस्टर बनाना होगा। IAS, IPS और IFS अधिकारी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों में जाएंगे। स्कूलों में अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नीट, JEE, UPSC, NDA से लेकर UPPSC तक का रोड मैप समझाएंगे और केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पहल को सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम और छात्रों के उत्थान की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि युवाओं में पैठ बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैसे, वो समझिए। विपक्ष सरकारी तंत्र और युवाओं के बीच दूरी का मुद्दा उठाता रहा है। अब सर छात्रों से संवाद करेंगे तो युवाओं में सरकार की जनहितैषी छवि बन सकती है। स्कूल कॉलेज में बैठा वो वर्ग जो 2027 के चुनाव में पहली बार वोट डालेगा, चुनावी विश्लेषक मानते हैं जो पार्टी पहली बार दांव लगाने वाले युवा का भरोसा जीतती है, बाजी उसके हाथ लगती है। विपक्ष ने युवाओं के गुस्से को भुनाने का खाका तैयार किया है। योगी सरकार का नया कनेक्ट मॉडल उस नैरेटिव की सीधी काट मानी जा रही है। सरकार संदेश पहुंचाएगी कि वो युवाओं के करियर के लिए गंभीर है। अब इस पूरे आदेश के दूरगामी नजरिए को समझिए। उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का सबसे बड़ा राज्य भर नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राजनीतिक रण क्षेत्र भी है। यहाँ पहली बार वोट डालने वाले लाखों वोटर्स हैं, तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर को लेकर चिंतित करोड़ों युवाओं की भीड़ उत्तर प्रदेश में रहती है। यानी एक ऐसा वर्ग जो चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी युवाओं का असर दिखाई दिया, जब नतीजे उम्मीद से अलग दिखाई दिए। इसीलिए विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी को युवाओं के नाम पर घेरने का काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ भी इस बात को बखूबी समझते हैं, इसीलिए वो कई ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे युवाओं को सकारात्मक संदेश दिया जा सके। यूपी में युवा वोटर चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर है, उन्हें आंकड़ों से समझिए, जो कि योगी सरकार पूरी तरह से समझ रही है। यूपी में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 13.5 करोड़ है, जिनमें 18 से 29 वर्ष के करीब 4 करोड़ मतदाता हैं, यानी 30% वोटर। कहें तो 10 में से 3 वोटर युवा हैं। इनमें लाखों नए वोटर भी जुड़ेंगे। आंकड़े कहते हैं कि युवा सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, बल्कि किसी भी पार्टी की सरकार बनाने या बिगाड़ने वाली सबसे बड़ी निर्णायक ताकत है। राजनीति में चुनाव सिर्फ मतदान के दिन नहीं जीते जाते, चुनाव उससे कई साल पहले लोगों के मन में जीते जाते हैं।
योगी सरकार उसी पिच पर बैटिंग करने का होमवर्क करने में जुट गई। अब देखना होगा ये होमवर्क चुनावी परीक्षा परिणाम में योगी सरकार को कितने नंबर दिलाएगा। रणवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शिव भक्तों के संग कांवड़ के नए रंग, कांवड़ में भक्ति का नया ट्रेंड है ये। कांवड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें जिसमें कांवड़ियों के पथ पर हो रहा है योगी योगी। और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके शिव भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में शिव भक्तों के बीच पहुंचकर उनका अभिनंदन किया और साथ ही पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। वहीं मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कांवड़ रूट का सर्वेक्षण करने पहुंचे। हवाई सर्वेक्षण के बाद कांवड़ियों के बीच जब वो पहुंचे और उन्होंने संबोधित किया, जहां उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कैसे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एक और कांवड़ का हवाई मार्ग से सर्वेक्षण और उसके बाद आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मेरठ में कांवड़ियों के बीच पहुंचे तो कांवड़ियों पर फूल बरसाने के साथ ही सीएम ने कांवड़ यात्रा की तैयारी पर सबको संबोधित भी किया। क्या बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये भी आपको सुनाते हैं। मेरठ में मुझे शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरठ के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरठ में प्रसिद्ध बाबा ओगड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। और अब बात दिल्ली में हो रही बारिश की, जहां पर कई इलाकों में जल भराव हो गया है और दिल्ली सोहना रोड पर तो घुटने तक पानी है। दिल्ली एनसीआर में आसमान से ऐसी बारिश बरसी कि सालों का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर समंदर जैसा नजारा और अंडरपास और कॉलोनियां तो पानी में जैसे डूब गई हों। तो ट्रैफिक भी घंटों तक रेंगता रहा क्योंकि सड़क तो नदी में तब्दील हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल दिखा मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में। करोड़ों के आलीशान फ्लैट, भारी भरकम सरकारी बजट और दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का सबसे बड़ा हब नाम है गुरुग्राम, जिसे देश की साइबर सिटी कहा जाता है। लेकिन इस चमकती हुई साइबर सिटी की असली हकीकत कुछ घंटों की बारिश में सामने आ जाती है। करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों वाले इस शहर में लोग नाव चलाने को मजबूर हो जाते हैं। पूरा शहर तालाब बन जाता है। करोड़ों के बजट के बावजूद हर साल वही हाल। शुक्रवार को जब पूरे दिन बारिश हुई तो दिल्ली एनसीआर के इलाके पानी पानी हो गए। लेकिन हमेशा की तरह सबसे बुरा हाल देखने को मिला गुरुग्राम में। पूरा शहर दरिया बन गया। ये तस्वीरें शुक्रवार देर रात की हैं, जब गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास ये नजारा था। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऑटो, बाइकें, साइकिल, कारें पानी में आधे आधे डूबे हुए हैं। घुटनों तक पानी में लोगों को निकलना पड़ रहा है। गुरुग्राम की ही एक और तस्वीर देखिए। लोगों के घरों की निचली मंजिल आधे पानी में डूबी हुई है। कारें गहरे पानी से होकर गुजर रही है। डिवाइडर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सामने का
आप मंजर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। मैं किसी रूरल बेल्ट में नहीं हूँ, बिल्कुल शहर के बीचों बीच सेक्टर 68 में मौजूद हूँ। और देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अलावा अगर आप देखें तो कई सारे मॉल्स हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद भी गुरुग्राम की ये स्थिति है कि यहाँ पर जल भराव की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। तकरीबन देखें आप तो घुटने तक का जो पानी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखें कि कुछ ही घंटों की बारिश ने कुछ ऐसा हाल कर दिया। इससे पहले हमने देखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से ऐसा कहा गया था कि तकरीबन जो लोग हैं, खास करके जो प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, वो प्रेफर करें वर्क फ्रॉम होम की जो एडवाइजरी है वो जारी की गई थी। ये हाल तब है जब गुरुग्राम के लिए भारी भरकम बजट का आवंटन होता है। नगर निगम का कुल बजट 1875 करोड़, सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए 400 करोड़, सड़कों की सफाई के लिए 440.77 करोड़। इसके बावजूद गुरुग्राम शहर हर मॉनसून की बारिश में इसी तरह डूब जाता है। अब देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी देख लीजिए। चंद घंटों की बारिश में सड़कों पर स्विमिंग पूल जैसा नजारा, गाड़ियां पानी में आधी डूबी हुई, घुटनों तक पानी के बीच से जूझते हुए निकलते लोग, और इन सब के बीच दिल्ली की ये बारिश जानलेवा भी साबित होती है। हर साल ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से सड़कों पर पानी भरता है, जो अपने पीछे हादसों का एक खौफनाक जाल छोड़ जाता है। बारिश में एक दर्दनाक हादसा हुआ दिल्ली के सरिता विहार में, जब एक खुले नाले ने 20 साल के अंकित की जिंदगी छीन ली। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ था, जिसके चलते खुला हुआ नाला दिखाई नहीं दिया। पैर फिसलने से अंकित सीधे गहरे नाले में जा गिरा। जब तक उसे बाहर निकाला जाता तब तक डूबने की वजह से अंकित की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। बैग पड़ा है, लोगों ने बताया कि तुम्हारा बेटा का बैग ये है और बच्चा गिर गया नाले में। ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में किसी नाले या गड्ढे में गिरने से कोई जान गई हो। पहले भी नोएडा सेक्टर 58 में आर्यन की मौत खुले नाले में गिरने से हुई थी, लेकिन हर बार हादसे होते हैं और भुला दिए जाते हैं। लापरवाहियों पर मिट्टी डाल दी जाती है। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद जलभराव इस कदर हुआ कि अगले दिन तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं। लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग अपने वाहनों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। देखिए कैसे लोग गाड़ी को धक्का लगाकर ले जा रहे हैं। और अगले दिन इसी इलाके में एनडीटीवी की टीम पहुंची तो हालात जस के तस बने हुए थे। सड़कों पर उसी तरह भारी जलभराव नजर आया। आप सड़कों की हालत देख सकते हैं, किस तरीके से जल भराव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ किस तरीके से निकल रही है, चाहे वो 2 पहिए वाहन हो, चाहे 3 पहिए हो या 4 पहिए हो। रेंग की गाड़ियाँ इस पूरे स्ट्रेच से निकल रही है। संगम विहार का ये इलाका कल से पूरी तरीके से जल भराव की चपेट में आ चुका है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में ये हाल है कि गलियां पूरी तरह किसी नहर जैसी नजर आ रही है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस वक्त हम खड़े फतेहपुर बेरी इलाके में, और ये वाल्मीकि बस्ती इसको बोलते हैं, वाल्मीकि बस्ती बोलते हैं ना, ये वाल्मीकि बस्ती है। और यहाँ का नज़ारा देखिए कि लोगों के गलियों से लेकर के और लोगों के घरों तक, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे सड़क का एक हिस्सा एहतियातन बंद करना पड़ा। हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही और विभागों की आपसी खींचतान ही नजर आती है। नतीजा ये कि खामियाजा दिल्ली की आम जनता को अपनी जान और माल से चुकाना पड़ता है। आकिल जमील, सौम्या जायसवाल और मुकेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव हो चुका है और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दिल्ली सोना रोड पर तो घुटने तक पानी भर गया है, जो कि कम होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ घंटों तक हो सकता है, अगले कुछ दिनों तक बारिश, क्योंकि मानसून का सीजन है, लगातार होती रहेगी। वैसे में लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही और दिल्ली में बारिश थमती नजर नहीं आ रही।